हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, वो रहेगा क्राउन रूल। पिछले सीरीज में हमने जो डिस्कस किया था वो था कंपनी रूल, जो कि 1858 में ख़त्म हुआ था। देखिए कि ये जो क्राउन रूल शुरू हुआ, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1857 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था एक। तो रिवोल्ट, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। तो ये सब होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि जो कंपनी रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म किया जाएगा, वो एबॉलिश किया जाएगा, और जितने भी पावर्स है गवर्नमेंट से रिलेटेड, टेरिटरीज से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, सबके सब ट्रांसफर किए जाएंगे ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्ट पास किया गया था जब क्राउन रूल शुरू हुआ, उसमें तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। देखिए, इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट फीचर देखिए, हम सब पहले एक्ट से देखते आ रहे हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। ओके। सो ये था फर्स्ट फीचर। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड फीचर। देखिए, सेकंड फीचर में दिखेगा कि जो डबल गवर्नमेंट है, इसको खत्म कर दिया गया। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट में जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे दो बॉडीज थी, तो इसको खत्म कर दिया गया। तो डबल गवर्नमेंट एंडेड। ठीक है, बाय दिस एक्ट। तो जो थर्ड फीचर है, इसमें देखिए एक न्यू ऑफिस लाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। ठीक है। तो ये जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इसको कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल दिया गया ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब देखिए फोर्थ फीचर में एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इसको असिस्ट करने के लिए। और ये जो 15 मेंबर काउंसिल बॉडी थी, ये एडवाइजरी बॉडी करके काम करती थी। ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था, वो चेयरमैन था इस काउंसिल का। ठीक है। ये था फोर्थ फीचर। फिफ्थ फीचर ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल था, ठीक है, तो ये एक बॉडी, कॉर्पोरेट जो बॉडी थी, केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। इसको हम इंडिया में भी सू कर सकते थे, इंग्लैंड में भी सू कर सकते थे, और ये भी इंग्लैंड में और इंडिया में सू कर सकती थी। ठीक है। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के सम फीचर्स। ओके। सो देखिए, अभी नेक्स्ट जो एक्ट्स आई, ये काउंसिल एक्ट्स आई। इस तरह की 3 काउंसिल एक्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 1861 की, सेकंड 1892 की, और थर्ड 1901 की। देखिए, जब एक ये रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बाद ब्रिटिश को लगने लगा, ब्रिटिश फेल्ड दैट देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस का कोऑपरेशन लेना काफी जरूरी हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इन्हीं की कंट्री और इनके कंट्री का हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इनका कोऑपरेशन काफी जरूरी है, ताकि इस तरह के जो रिवॉल्ट्स है इनसे वो बच सके। ठीक है। तो ये इंडियंस का एसोसिएशन हो, इसीलिए इन्होंने 3 एक्ट्स पास की थी, 1861 में, 1892 में और 1909 में। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट। तो जो फर्स्ट काउंसिल एक्ट है वो है 1861 का। तो इसमें देखिए क्या हुआ। सबसे पहले शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कैसे शुरू हुई कि इंडियंस को एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहला, तो इसमें जो वॉइस रॉय था, उसने नॉमिनेट किया सम नॉन ऑफिशियल इंडियंस को, सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए जो कि इंडियंस थे। उसकी जो काउंसिल थी वो एक्सपांड की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वाइस रॉय, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ये वाइस रॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया था। तो ये 3 इंडियंस काफी, ये देखिए, ये नाम पे काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये नाम हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो थे इंडियंस, 3 इंडियंस जो थे, उनमें से पहले थे राजा ऑफ बनारस, सेकंड थे महाराजा ऑफ पटियाला, और थर्ड थे सर दिनकर राव।
इन तीनों को देखिए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, इन तीनों को बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो ये था इसका फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर ये था कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अभी डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया गया। कैसे? तो जो इनकी जो पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो निकाल दी गई थी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को, ये वापस से रिस्टोर कर दी गई इस एक्ट द्वारा। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन हुआ बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। दिस वाज द फर्स्ट सेकंड फीचर। विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड फीचर, और थर्ड फीचर ये है कि देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में। ये 3 जगह पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। फोर्थ जो फीचर है, इसमें हम देखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। लॉर्ड कैनिंग जो कि वाइस रॉय थे, उनके थ्रू एक पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया 1859 में। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम यानी क्या, आज भी इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम चलता है। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी जो मेंबर्स होते हैं उनको एक एक काउंसिल, एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। उनका डिपार्टमेंट के इंचार्ज बनाया जाता है और वो फाइनल ऑर्डर्स इशू करते हैं इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है ये इस 1861 के एक्ट में लाया गया। अब जो फिफ्थ फीचर है वो ये है कि जो वाइस रॉय था उसको एम्पावर किया गया टू इशू द ऑर्डिनेंसेस। देखिए ऑर्डिनेंसेस लाना ये पहली बार इंट्रोड्यूस, ये एम्पावर किया गया था वाइस रॉय को कि वो ऑर्डिनेंसेस पास करे। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस पास होंगे ये इमरजेंसी के वक्त, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, और इनकी जो लाइफ रहेगी ऐसे ऑर्डिनेंसेस की वो 6 months रहेगी। ठीक है, सो इट एम्पावर्ड द वाइस रॉय टू issue ordinances without the concurrence of legislative council during an emergency। देखिए इसमें concurrence नहीं लगता है legislative council का, क्योंकि एक ordinance है और ये emergency के वक्त पास होता है, और the life of such ordinance was 6 months। okay, so this is all about the Indian Council Act of 1861। देखिए हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए अभी ये जो चीज है ऑफिशियल मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ने की, ये एक्ट्स तक चलती रहेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स है, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बढ़ाए गए। ठीक है, it increased the number of additional non-official members in the central and provincial legislative council but maintained the official majority in them। ऑफिशियल मेजोरिटी आज भी मेंटेन की गई थी दोनों प्रोविंसेस, दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल में। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए पर ऑफिशियल मेजोरिटी आज भी मेंटेन की गई थी। अब जो सेकंड इसका जो फीचर है वो ये है कि इसके जो फंक्शंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो भी इंक्रीज कर दिए गए, और जो इनको जो पावर्स थी, जैसे अब ये डिस्कस कर सकते थे बजट्स को, जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो देखिए इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस बढ़ाए गए और उनको पावर दी गई, डिस्कसिंग पावर जिस तरह की कि देखिए बजट पे डिस्कशन करना, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस करना। ठीक है, ये था सेकंड फीचर। अब देखिए थर्ड फीचर ये है कि अब देखिए कि इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन इसमें प्रोवाइड किए गए थे। तो देखिए कि सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वाइस रॉय की, उसमें किसके रिकमेंडेशन पे ये मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे? तो देखिए इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो थे काउंसिल्स उनके रिकमेंडेशन पे, और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वॉइस रॉय पे, यहाँ पे मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट किए गए। अब देखिए कि जिस तरह से सेंटर में किया गया वैसा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी किया गया। जो गवर्नर्स थे उनके लिए, तो ये गवर्नर्स थे, इनके जो मेंबर्स नॉमिनेट किए गए इनके काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो उसमें रिकमेंडेशन लिए गए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के, म्यूनिसिपालिटीज के, यूनिवर्सिटीज के, ट्रेड एसोसिएशन के, जमींदार्स के और चेंबर्स के। ये सब प्रोविंसेस से रिलेटेड चीजें हैं। ये सब से इन जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके लिए इनका रिकमेंडेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं नॉमिनेशन की बात आ रही है, यानी इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन यहाँ दिख रहा है, पर इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन ये वर्ड कहीं यूज नहीं किया है, पर इलेक्शन हमको दिखता है एक नॉमिनेशन के रूप में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। देखिए इस तरह के नाम आगे भी आएंगे, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मॉर्ले मिंटो जो आया है। देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो पहला नाम होता है, जैसे यहाँ पे मोर्ले है, ये होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो सेकंड नाम होता है, जिस तरह से यहाँ मिंटो है, ये होते हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट के फीचर क्या है। जो पहला फीचर था, इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेंट्रल और प्रोविंशियल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था वो इसमें बढ़ा दिया गया। देखिए सेंट्रल का 16 था पहले, अभी 60 कर दिया गया। ठीक है, जो सेकंड फीचर है उसमें ये दिया गया है कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको वैसा ही रखा गया था, उसको ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजोरिटी थी, पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी आ गई थी। ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जैसे हम जानते हैं नॉन ऑफिशियल कुछ जो इंडियंस थे, उनकी मेजोरिटी अभी यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं। तो जो थर्ड फीचर है वो ये है कि जो फंक्शंस थे अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल पे, प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल, यहाँ पे इनके जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस है ये और बढ़ा दिए थे। जैसे अभी मेंबर्स कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकते थे, कुछ बजट को लेके रिजोल्यूशन भी पास कर सकते थे, और इस तरह के कुछ और भी फंक्शंस थे। ठीक है, ये था थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर है, फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, दोनों के काउंसिल में, वाइसरॉय और गवर्नर दोनों के काउंसिल में इंडियंस आ गए थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी, और इन्होंने एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन की थी। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये था फोर्थ फीचर। अब देखते हैं फिफ्थ फीचर जो है। फिफ्थ फीचर में ये दिया है कि देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर, और इस पे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं और किए गए हैं यूपीएससी में ऑलरेडी। देखिए जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, ये इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग ये होता है कि जो मुस्लिम के जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो मुस्लिम के मेंबर्स है वो इलेक्टेड रहेंगे। जिनको इलेक्ट कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहा गया था। और सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, बाकी किसी को नहीं, 1909 में। ये मेन चीज हमको याद रखना है। ठीक है, तो इसी को लीगलाइज कम्युनलिज्म, देखिए कम्युनलिज्म दिखाई दे रहा है, मुस्लिम्स को अलग किया गया है, तो इसी तरह से लीगल कम्युनलिज्म इसमें हमको दिखता है। और देखिए कि इस एक्ट के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वाज लॉर्ड मिंटो। ओके, ये सब क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकती है। ठीक है, तो जो सिक्स्थ पॉइंट है, इसमें कोई इतनी ज्यादा ये नहीं है। देखिए इसमें यही दिया है कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को। ठीक है, प्रेसिडेंसी में जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया था वो दिया गया था कॉर्पोरेशंस को, चेंबर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को, उसके साथ साथ जमींदार्स को। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, दैट इज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स।